नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कल्चर के बारे में बात करेंगे। कल्चर क्या होता है, किसी भी कंपनी का कल्चर कैसे बनता है और कल्चर के होने से कंपनी की ग्रोथ पे या कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो स्केल अप की इस सीरीज़ में आज हम लोग कल्चर के बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी कंपनी में कल्चर क्रिएट करना या कल्चर बनाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं उनका नाम है रीड हेस्टिंग। रीड हेस्टिंग ने पहले एक डीवीडी बाय मेल की कंपनी शुरू की थी। मतलब शुरू में जो ब्लॉकबस्टर कंपनी थी वो भी डीवीडी की थी, लेकिन जब रीड हेस्टिंग ने अपनी कंपनी शुरू की थी उसमें वो डीवीडी सप्लाई करते थे रेड कलर के एनवेलप में। उन्होंने ऐसा काम किया कि ब्लॉकबस्टर कंपनी जो है वो फेल हो गई। उसके बाद रीड हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उन्होंने अपना नेटवर्क का या स्ट्रीमिंग वीडियोस का स्टूडियो बनाया। मतलब आज हम देखते हैं नेटफ्लिक्स पे एक स्टूडियो है जहाँ पे हम जाके कोई भी पिक्चर देख सकते हैं और वो स्ट्रीमिंग होती है। मतलब वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं या डायरेक्ट उनके स्टूडियो से देखते हैं। इस कंपनी ने हॉलीवुड में तहलका मचा दिया। तो जब ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी उससे पहले रीड हेस्टिंग एक प्रोग्रामर थे, मतलब कोडिंग किया करते थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। और ऐसा लगता है कि रीड हेस्टिंग एक अच्छे प्रोग्रामर थे, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने ये सब काम किया था उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका उन्होंने नाम दिया था प्योरीफाई। वो एक डीबगिंग टूल था। मतलब किसी भी प्रोग्राम में बग्स आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर जब लिखते हैं तो उनको वायरसेस को हटाने के लिए या डीबग करने के लिए उनका ये टूल था जो उन्होंने और भी प्रोग्रामर्स के साथ शेयर किया और बाद में इसके अराउंड एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने प्योरीफाई रखा। 2 और प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर रीड हेस्टिंग्स ने ये वाला प्रोडक्ट जो है वो अपना क्रिएट किया था। इससे पता चलता है कि वो अच्छे प्रोग्रामर थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक नए प्रोडक्ट की शुरुआत कर दी थी। और जब ये प्रोडक्ट प्योरीफाई हिट हो गया तब चीज़ें मेसी होनी शुरू हुई या खचपच होनी शुरू हुई ये रीड हेस्टिंग्स के साथ। अब तक रीड हेस्टिंग्स ऐसा नहीं थे कि कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव हो, मतलब एक मैनेजर हो जिसको पता हो कैसे टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उनकी खुद की टीम्स तो बढ़ी रही थी, साथ ही साथ जब उन्होंने कंपनीज एक्वायर करनी शुरू की तो पता चला 15 दिन में एक नई पूरी टीम चली आ रही है अपने फ्रेश एम्प्लॉयज़ के साथ। उन लोगों को भी मैनेज करना, करंट एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना, वो करंट एम्प्लॉयज़ भी ग्रोथ कर रहे थे। तो ये सारा काम जो है वो रीड हेस्टिंग्स बहुत मुश्किल से अकेले मैनेज कर रहे थे। एक पॉइंट था जब रीड की कंपनी का नाम उन्होंने रख दिया था प्योरीफाई सॉफ्टवेयर, और ये इस कंपनी ने 3 प्रोडक्ट्स खरीदे, नए कंपनियों को बाय किया, और वो भी एक छोटे से 18 मंथ के स्पैन में, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ इन्होंने 3 और कंपनियों को बाय आउट कर लिया था। तो ये प्योर सॉफ्टवेयर जो कंपनी थी, अब इसमें जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे इनको इंटीग्रेट करने का काम था। साथ ही साथ अब कल्चर तो एक बहुत बाद की बात हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनको कंपनी में रखना और जो नए आ रहे थे उनको कंपनी के साथ इंटीग्रेट करना, ये बहुत बड़ा टास्क हो गया था। रीड याद करके बताते हैं वो ऐसा टाइम था, इतना काम था कि मैं पता चला कि दिन में सीईओ की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रात में मैं खुद कोडिंग कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे नहाने का या शावर लेने का टाइम मिलता था। रीड जब पुरानी चीज़ याद करते हैं तो बताते हैं उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सब कुछ थोड़ा ज़्यादा कर लूँ, ज़्यादा ट्रैवल कर लूँ, ज़्यादा लोगों को हायर कर लूँ, ज़्यादा कोडिंग कर लूँ, ज़्यादा इंटरव्यूज़ ले लूँ, ज़्यादा काम कर लूँ, तो जैसे सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उनको उस टाइम पे ये लगता था कि ज़्यादा करने से चीज़ें बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना ही ऐसा हुआ कि ज़्यादा काम करने से चीज़ें बेहतर हो गई हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीड फाइनली क्या करने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ सोच रहा था जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है मैं खुद ही कर लूँ। और ये बेसिकली काफ़ी फाउंडर की प्रॉब्लम होती है। जब जो कंपनी बनाता है उसको पता होता है कि कैसे काम होना चाहिए, कैसे नहीं। दूसरे को सिखाना बड़ा मुश्किल है, खुद से करना बड़ा आसान है। तो रीड यही करने की कोशिश करता था। वो सोचता था सब कुछ मैं खुद कर लूँ, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फाउंडर्स की। और इससे कंपनी अच्छी नहीं बनती, इससे कंपनी का कल्चर नहीं बनता। अरे तुम्हारा सामने एक एम्प्लॉय है, उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, तो तुम उसको लेवरेज करो। मतलब उन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अपनी चीज़ों को एनहेंस करो, उससे हेल्प लो, उसको ट्रेन करो, उसको आगे बढ़ाओ। उसकी बजाय रीड क्या करता था, एम्प्लॉयज़ के साइड में जाके खुद ही उसको करके दे देता था।
या खुद ही ट्राई कर रहा है, तो एम्प्लॉय कैसे ट्रेन होगा, वो सीखेगा कैसे? काम तो हो गया बट सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं, और ऐसा आदमी कितने दिन तक कर पाएगा? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो रीड करता था दैट वाज नॉट द गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। उसे भरोसा नहीं था कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो वो क्या करता था, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा था। फिर क्या होगा, तुम किसी को अगर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दो, फिर वो आदमी दोबारा दिमाग नहीं लगाएगा। जब कोई दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर तुम्हारे पास लेके चला आएगा। तो बेटर चीज़ होती है कि आप उनको सिखाओ कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो तुमको ऐसे करनी, ऐसे करना है। तो दैट इज़ द वे अदर्स लर्न एंड योर वर्क गेट्स। इनिशियली दिक्कत होगी, इनिशियली सिखाना पड़ेगा, बट अगर तुम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दोगे तो फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, और उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल भी नहीं बनेंगे अल्टीमेटली। तो वो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं, बट इफ़ दे डिपेंड ऑन यू फॉर एवरीथिंग तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप कहाँ कहाँ और कितना कर लोगे एज अ फाउंडर। रीड को लगता था कि क्या प्रोसेस, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई, एक सेल्स कॉल ठीक नहीं गई, सिस्टम में बग आ गया हमारे, रीड याद करके बोलता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोगों पे डिपेंड नहीं करना है, अब कोई ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। लाइक जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनकी ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रीड को उस टाइम लगता था कि अगर मैं कोई सिस्टम ऐसा डाल दूं कि ये प्रॉब्लम ना आए तो फिर हो सकता है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो ये सोचता था कि कौन सी प्रोसेस उस जगह में हम लोग डाल दें। तो सिस्टम्स को तो उसने डंप प्रूफ करने की कोशिश की, लेकिन कल्चर को डंप कर दिया कंपनी के। डंप मतलब एक तरह से खराब कर दिया। डम्ब इज लाइक फूल भी कहते हैं, जो सोच नहीं पड़ता, बेवकूफ़। तो ऐसा कल्चर बन गया जिसमें लोग सोचते ही नहीं थे, क्योंकि अब पूरी तरह सिस्टम पे डिपेंड करेंगे वो लोग कि भाई यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम ले आओ कि सिस्टम के भरोसे काम होगा। लोग क्यों सोचना चाहेंगे? फिर वो खुद बोलता है कि मेरी कंपनी की जो एक इंटेलिजेंस थी वो खुद गिर गई। बेसिकली कंपनी इज वॉट वेयर सो मेनी नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। सो इट्स नॉट ओनली कि आपकी सिस्टम और प्रोसेस ठीक हुई, बट जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना दिमाग लगाएं। ये भी तो एक कल्चर है कंपनी का। लाइक यू वॉन्ट पीपल टू कम अप विद देयर ओन कैपेबिलिटीज, अदरवाइज वाई आर दे देयर एट द फर्स्ट प्लेस। अब दो चीज़ें हुई, एक तो कंपनी का इंटेलेक्चुअल लेवल तो गिरा, इंटेलिजेंस गिर गई, लोगों की सोचने की कैपेबिलिटी गिर गई। साथ ही साथ क्या हुआ, मार्केट में कुछ चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी के चेंजेस आए। देखो मार्केट हमेशा बदलती है, कुछ ना कुछ बदलता है। अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी में हो तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है। तो वो लोग C++ पे काम कर रहे थे, अब जावा पे हो गया काम। सो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम आई, इससे वो लोग ट्रांजिशन नहीं कर पाए, जो चेंज आया उसके हिसाब से अपनी कंपनी को नहीं बदल पाए और सब चीज़ खराब हो गई। तो रीड ने अनजाने में, रीड हास्टिंग्स ने क्या कर दिया, उसने एक ऐसा कल्चर बना दिया अपनी कंपनी में जहाँ पे लोग प्रोसेस को तो फॉलो करने में बड़े अच्छे थे, लेकिन खुद से जब दिमाग लगाने की बारी आती थी वहाँ पे वो लोग खराब हो गए। आदत ही नहीं रही, जिस कल्चर में काम करते थे उसी में ढल गए। तो रीड की जो कंपनी थी प्योर सॉफ्टवेयर, उसके साथ तो रीड कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज कल्चर जो है वो जब कंपनी बन रही होती है उसी बनने के साथ, फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे चीज़ें सीमेंट होती जाती हैं, स्ट्रांग होती चली जाती हैं। लेकिन रीड कहता है अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लाइक इट वॉज अ मिस्टेक। रीड खुद सोचता है कि मैंने जो प्योर सॉफ्टवेयर में किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज लोगों को सिस्टम्स पे मैंने भरोसा करने के लिए डाल दिया और लोग खुद इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं हुए। और फिर जब मार्केट में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट। सो बेसिकली ही सेज कि अब जो उसका नेक्स्ट वेंचर होगा उसने अपने आप डिसाइड किया, वहाँ मैं चीज़ें अलग तरीके से करूँगा। सो दिस इज़ लाइक द बैकग्राउंड जो हमने पढ़ा कि कल्चर क्या चीज़ होती है। लोग जब बोलते हैं ना इस कंपनी का कल्चर ठीक नहीं है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कल्चर होता है क्या है। हम भी बोलें कि ये कंपनी का कल्चर सही नहीं है, बट भाई कल्चर है क्या, बनाए कैसे, करना क्या होता है? अगर कोई ऐसे पूछे, नोबडी नोज एग्जैक्टली, किसी को पता नहीं होता। अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे तो इवन दे विल बी लॉस्ट, उनको भी नहीं आइडिया है कि कल्चर क्या है। अब हम अगर बात करते हैं कल्चर की, तो ये सवाल हम उठा सकते हैं कि कल्चर से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब इज़ इट रियली यूज़फुल कि हम इतना ढेर सारा काम हमारे पास करने को है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, सेल्स देखनी है, रेवेन्यू देखना है, नई मार्केट्स देखनी है, अब चलें इस कल्चर पे भी दिमाग लगाएं। तो एक्चुअली में क्या कल्चर इंपॉर्टेंट है, या ये खाली बज़ वर्ड है, फैशनेबल वर्ड है? जैसे हम कहते हैं ना आजकल बड़ा इन थिंग है, एक टाइम फोमो बड़ा इन थिंग हो गया है ना। सो इट इज़ लाइक बज़ वर्ड है कल्चर, कि वाकई में कल्चर से कुछ होता है? ये एक सवाल हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है कि जो कल्चर होता है वो कंपनी के जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जिनकी कंपनी होती है, जिनका आइडिया होता है, जहाँ से कंपनी की शुरुआत होती है, ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है वो जब कंपनी ग्रो करती है तो वो अपने आप बनता चला जाता है? ये भी सवाल पूछना ज़रूरी है।
कि भाई जो फाउंडर मेंबर है, टॉप पे बैठा है, उसकी वैल्यू सिस्टम आएगी, वो कल्चर डेवलप करेगा एक्टिवली, उसकी वजह से कल्चर होगा, या कुछ ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तो ये कल्चर अपने आप बनता चला जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है ना, कि कल्चर बनाने का, लेकिन कुछ चीज़ है वो जो दिल की धड़कन की तरह हर कंपनी की होती है, और कुछ चीज़ें हैं जिससे वो हार्ट बीट बनेगी। एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं जो कल्चर में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ तो है जो काम करता है। इसको और गहराई में जाके हमको देखना पड़ेगा। कुछ क्वालिटी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उन कंपनियों की जिनके बारे में हम कहते हैं इनका कल्चर बहुत अच्छा है, या जिनको सारे लोग मानते हैं कि ये अच्छा कल्चर वाली कंपनी है। तो कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक हैं भाई जो कल्चर क्रिएट करती हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कल्चर एक जिंदा चीज़ है। जैसे कोई चीज़ सांस लेती है, ब्रीथ करती है, ऐसे ही आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक ओवरऑल माहौल देते हो, कंटेक्स्ट देते हो। कंटेक्स्ट का मतलब संदर्भ, हिंदी में बोलते हैं कि तुमने ये बोला तो किस कंटेक्स्ट में बोला, मतलब क्या सिचुएशन थी जिसमें तुमने ये बात बोली। कंटेक्स्ट दे रहे हैं हम अपने एक एम्प्लॉयज़ को अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से उस कंपनी में काम करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग देम विद अ कल्चर। कल्चर का मतलब एक तो लाइव चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमेशा काम करना होता है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग थिंग। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बोलते हैं हाँ अच्छा कल्चर बन गया, नाउ वी कैन स्टॉप वर्किंग एट इट। नो, द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग एट इट, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट डिटोरेटिंग, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप भी होता है। पता है, मेरी और सर की जब शादी हुई थी तब हम दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया था कि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो एटर्नली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, लेकिन वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है जहाँ पे आप रिकग्नाइज़ करो कि मुझे भी इस पे काम करना है, और मैं भी रिकग्नाइज़ करूँ कि आई ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन इट। देन इट्स अ लिविंग थिंग। वो डेड नहीं हो गई कि पहले तो तुम ऐसे थे लेकिन अब ऐसे नहीं हो। इट्स लाइक अ लाइव थिंग। लाइव थिंग इज़ वन जो कि जिंदा है, उस पर आपको वर्क करना पड़ता है ऑल द टाइम। तो कल्चर भी वैसा ही है। यू कैन नॉट से कि कल्चर बन गया, नाउ वी डोंट हैव टू वर्क अबाउट इट। इट इज़ लाइक यू हैव टू बी देयर ऑलवेज फॉर इट। कल्चर के बारे में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ में एक कॉमन सेंस ऑफ मिशन होना चाहिए, इन द सेंस कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। मिशन का मतलब ये कंपनी है, हम ये काम कर रहे हैं, बट इससे हम क्या चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो वो शेयर्ड मिशन अगर सबके अंदर होगा तो कल्चर निकल के आएगा। कल्चर सबको समझ में आना चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर कोई कल्चर बनाए, और ये तब पूरी तरह निकल के आएगा जब हर एम्प्लॉय को लगेगा कि ये मेरी ओनरशिप है इस कंपनी में, ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, सो इट इज़ लाइक माई थिंग। और कल्चर में हर एम्प्लॉय इक्वली इन्वॉल्व रहे, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करे, दैट इज़ व्हाट कल्चर इज़। जहाँ पे एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए। लोग होते हैं जब कंपनीज में काम करते हैं, टाटा इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी नाइस कल्चरल कंपनी। टाटा में जो लोग काम करते हैं उनको डर नहीं होता कि हमको निकाल के फेंक देंगे, नौकरी चली जाएगी। पीपल स्टिल वर्क देयर। वहाँ पे एक अलग सेंस है, पता नहीं कैसे, लेकिन टाटाज में काम जो लोग करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसका ब्रदर टाटा में अभी गया है, एंड देन वो भी स्ट्रैटेजी टीम में काम कर रहा है, कोर टीम में। तो वो बताता है वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पे डर से नहीं काम है, बट इट इज़ लाइक जैसे कहते हैं ना, आपकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी चीज़ को लेके, एंड एक ओनरशिप भी है। लाइक यू वांट टू गिव योर बेस्ट फॉर समथिंग, फॉर यू आर डूइंग, जो भी है वो एक कल्चर इम्बाइब हुआ। किसी बंदे ने जाके टाटा में ज्वाइन किया, देन ही विल फील दैट समवेयर। आई पर्सनली फील, जैसे कि किसी पर्सन से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको आप प्रेफर करते हो। तो उन्होंने कहा देखो, चाहे रिलायंस की भी ग्रोथ हो रही है, चाहे टाटा की भी, आई डोंट नो, समहाउ मेरे को पर्सनली टाटा के साथ ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, अपनापन महसूस होता है। इवन आउटसाइड पीपल, जो लोग उनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो भी कंपनी के साथ एक सेंस ऑफ ओनरशिप फील करते हैं, लाइक एक अपनापन फील करते हैं। तो कल्चर ये कह रहे हैं वहाँ से आता है जहाँ पे हर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे, हर एम्प्लॉय कल्चर बनाने में हेल्प भी करे, और उसका उस कंपनी में पर्सनल सेंस हो। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें आज हम अप्लाई करें या कल अप्लाई करें, बट दे हेल्प अस इन सम वे और दी अदर, मे बी नॉट हियर बट समवेयर एल्स। हमारे पास बचपन से ना बहुत सारे बच्चे आते थे, एंड वी यूज्ड टू रीड विद देम एंड स्टडी विद देम। हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं, बट
मैंने देखा है अमन ने जो उसका पहला इंटरव्यू हुआ था SAP में और उसको TCS में भी जॉब मिली थी, एंड जो भी उसने हमारे पास पढ़ा था ना उसने उसको बताया था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनसे पूछा कहाँ पढ़ा तुमने ये सब चीज़ें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉय मतलब जो हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इवन दे डोंट नो, बिकॉज उनको भी पता होता है वो डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं. सो जस्ट कीप थिंकिंग, खाली ये जानने के लिए है मेरे, दिस इज़ लाइक मैंने जान लिया, जस्ट कीप इट समवेयर, यू डोंट हैव टू यूज़ इट, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसके बारे में, बट नोइंग इज़ एनफ, बस इतना ही. सो अगर इस सेंस से भी हम पढ़ते हैं ना कोई चीज़, इट ऑल्सो हेल्प्स समवेयर. आज नहीं हो सकता, आज के 10 साल बाद 15 साल बाद इट विल हेल्प यू समवेयर. जस्ट कंसिडर दिस थिंग. जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं ना, अगर वो अवेयर हैं तो कंपनी का कल्चर वो लोग बहुत सोच समझ के और जानबूझ के बनाते हैं. और वो जो कल्चर होता है वो ऐसा नहीं है हम बाद में क्रिएट करें, वो जैसे जैसे कंपनी बन रही होती है ना वो उसकी नींव के साथ डलता है. सो इट इज़ लाइक अ वर्क जो शुरू से शुरू हो जाता है. लेकिन वो कह रहे हैं कि कल्चर बनाना आसान काम नहीं है, बिकॉज 2 चीज़ें हो सकती हैं. या तो जो डाइवर्सिटी है, जो आपसे अलग लोग हैं, आप उनका दम घोट दोगे, आप उनको बोलने का मौका नहीं दोगे, आप उनको फ्लावर होने का जगह स्पेस टाइम नहीं दोगे, या फिर आपकी शैडो में आप उन्हीं लोगों को लेके आओगे जो आपके जैसे हैं, तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी कल्चर की. तो ये बहुत ही डेलिकेट, जिसे कहते हैं ना, बहुत नाजुक सा काम है. अब आपने क्वालिटीज़ तो डाल दी, लेकिन आप नए नए लोगों को लेकर आ रहे हो, फिर उनको उस कल्चर में कैसे फिट करोगे, कैसे उनको समझाओगे कि भाई हमारा कल्चर ये है या ये वैल्यू सिस्टम है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एक तो तुम्हें शुरू से ही काम करना है, शुरुआत से, फिर उस शुरुआत से जब काम करोगे तो एम्प्लॉयज़ भी नए नए आ रहे हैं, कंपनी बढ़ भी बहुत तेज़ी से रही है. अब इस सारी चीज़ों के बीच में कल्चर को बचा के भी रखना, उसको ग्रो भी करना, इट्स ए वेरी टफ जॉब. इट्स ए वेरी वेरी टफ जॉब. तो आप कैसे कल्चर बनाओगे आज जो कल भी आपको काम आए. कल्चर का मतलब हमने कोई चीज़ आज ऐसी बनाई है जो कल जो चेंजेस होंगे, मार्केट में होंगे, कंपनी में होंगे, वो उसको भी सेंस करती है और उन चेंजेस को ला के फिर भी ज़िंदा रह पाए या कंपनी को ग्रो कर पाए. कैसे होगा ये काम? इट्स लाइक ए टफ थिंग टू इवन थिंक. बस आज इतना ही, कल कवर करेंगे. ठीक है, थैंक यू.